नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में कांग्रेस ने जो कुछ उनके साथ किया था उसका बदला ले लिया है। खबरें आ रही थी कि दिल्ली में कांग्रेस चाहती है कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़े। यहां तक खबरें मीडिया में प्लांट करवाई गई कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी 15 सीटें देने को तैयार हो गई है। एक या दो सीटें गठबंधन के कुछ और पार्टियों को दी जाएंगी और बाकी सीटें आम आदमी पार्टी अपने पास रखेगी और इस तरीके से आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ये खबरें मीडिया में आ रही थी। कहा जा रहा था अंदर खाने की सब कुछ हो चुका है, कई दौर की बैठक हो चुकी है। लेकिन बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की तरफ से प्लांट की जा रही इन खबरों की हवा निकाल दी। उन्होंने साफ तौर पर एक्स पर ट्वीट करके कहा कि इस तरह की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। अब आप सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब साफ है कि जिस तरीके से आपको याद होगा कई दौर की बैठक हो गई थी हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान। राघव चड्ढा और संजय सिंह कितनी बार कांग्रेस के नेताओं से मिल लिए थे और तब माना जा रहा था कि कुछ सीटें हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस आम आदमी पार्टी को दे देगी और इस तरीके से दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बाद में कांग्रेस ने ठेंगा दिखा दिया था आम आदमी पार्टी को और अब आम आदमी पार्टी ने जमकर फजीहत कर दी कांग्रेस पार्टी की। और यहां यह समझना भी जरूरी है कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल अंदर खाने खुद भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हो। लेकिन अगर वो ऐसा करेंगे तो पहले ही मैसेज चला जाएगा कि केजरीवाल ने अपनी हार मान ली। आखिर केजरीवाल उस कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव कैसे लड़ सकते हैं जिस कांग्रेस को सत्ता से हटाकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे। ऐसे में चाहकर भी अरविंद केजरीवाल ये कदम नहीं उठा सकते क्योंकि ये कदम उनके लिए आत्मघाती होगा। पोस्टरिंग कर रहे हैं वो कि वो चुनाव जीत रहे हैं, जबकि अंदर खाने आम आदमी पार्टी हिली हुई है। अरविंद केजरीवाल हिले हुए हैं, सिसोदिया हिले हुए हैं और फिर अरविंद केजरीवाल बाहरी नेताओं को पार्टी में ला लाकर उनको टिकट बांट रहे हैं। कांग्रेस से नेताओं को अपनी पार्टी में इंपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी से नेताओं को अपनी पार्टी में इंपोर्ट कर रहे हैं और उनको आते ही टिकट दे रहे हैं और अपनी पार्टी के सिटिंग एमएलए के टिकट काट रहे हैं। 2 लिस्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से अब तक जारी की जा चुकी है उम्मीदवारों की, लेकिन उनमें लगभग 20 ऐसे सिटिंग एमएलए हैं जिनके टिकट अरविंद केजरीवाल ने काट दिए हैं और बड़े करीने से उनके टिकट काटे गए हैं। पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि वो हर एक विधानसभा सीट पर एक सर्वे करवाएंगे, वहां के लोगों से वहां के विधायक के बारे में राय लेंगे, पूछेंगे कि वहां का विधायक जो है उसने लोगों की भलाई के लिए कितने काम किए, यानी कि जो पैसा विधायक निधि में उस इलाके के विधायक को मिलता है, क्या उसने उस पैसे का इस्तेमाल वहां की जनता के लिए किए जाने वाले कामों में किया या नहीं। ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ वही जो अरविंद केजरीवाल करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ये भूमिका सिर्फ इसलिए बांधी थी ताकि वो विधायकों का मुंह बंद रख सकें, ताकि जब वो विधायकों का टिकट काटे तो वो सीधे सीधे ये कह दें कि देखिए आपने अपने इलाके में ठीक से काम नहीं किया, लोगों ने आपके खिलाफ रिपोर्ट की है, इसलिए आपका टिकट काटा जा रहा है। यही कहकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के सिटिंग एमएलए की बोलती बंद की है और बाहरी नेताओं को टिकट थमा दिया है। अभी एक दिन पहले अब्दुल रहमान सीलमपुरी से जो आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने भी पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया जब उनके इलाके से अरविंद केजरीवाल ने पिछले हफ्ते आम आदमी पार्टी में शामिल हुए चौधरी जुबेर अहमद को टिकट दे दिया। और जाते जाते अब्दुल रहमान ने आम आदमी पार्टी को एंटी मुस्लिम भी बता दिया। और रामनिवास गोयल जो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष है, उन्होंने भी ऐलान किया था कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहा जा रहा था कि उन्होंने शायद अपनी उम्र का हवाला दिया है, लेकिन बाद में इस बात की भी कलई खुल गई कि उनका टिकट भी अरविंद केजरीवाल ने काट दिया था और उनको इस बात का पता चल गया था, इसलिए उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए पहले ही ऐलान कर दिया कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन वो अरविंद केजरीवाल से बहुत नाराज हैं और
अरविंद केजरीवाल और रामनिवास गोयल के बीच में कहा जाता है कि इस वक्त 36 का आंकड़ा बना हुआ है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल जब शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए थे और जब 177 दिन तक वो तिहाड़ जेल में रहे, तो उस दौरान रामनिवास गोयल ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में एक शब्द नहीं कहा, सोशल मीडिया पर कहीं उनके पक्ष में एक कमेंट भी नहीं किया। और इस बात से अरविंद केजरीवाल बहुत नाराज थे। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने पहला मौका मिलते ही रामनिवास गोयल का टिकट काट दिया। लेकिन अब ये जो 20 के 20 सिटिंग एमएलए हैं जिनके टिकट काटे गए हैं, वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। अंदर खाने खबरें ये आ रही हैं कि ये सब के सब एक साथ लामबंद हो रहे हैं। खबर तो ये भी थी कि बुधवार को ये सब के सब रामनिवास गोयल के घर पर एक बैठक करने जा रहे हैं। गुपचुप तरीके से ये बैठक होने वाली थी, लेकिन बाद में कहा गया कि ये बैठक नहीं हुई और ऐसी कोई बैठक नहीं होगी। लेकिन क्या पता अंदर खाने ये सब के सब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लामबंद हो रहे हों, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इनको भी यूज एंड थ्रो इस पॉलिसी के तहत इस्तेमाल किया है। अरविंद केजरीवाल के बारे में तो कहा जाता है कि उन्होंने जो फाउंडर मेंबर थे आम आदमी पार्टी के, उनके साथ भी यही किया था। लंबी चौड़ी फेरिस्त है, चाहे प्रशांत भूषण की बात कर ली जाए, योगेंद्र यादव की बात की जाए या डॉक्टर कुमार विश्वास की बात की जाए, सबके सब की अरविंद केजरीवाल ने छुट्टी कर दी। कुछ नेताओं को तो अरविंद केजरीवाल ने मार्शल्स की मदद से धक्के मारकर पार्टी से बाहर किया था। और अब अपने सिटिंग एमएलए के साथ भी अरविंद केजरीवाल यही कर रहे हैं। सिसोदिया की बात की जाए तो देखिए, पटपड़गंज से उनको जंगपुरा में शिफ्ट किया गया है। और जब वो 1.5 साल तक तिहाड़ जेल में रहकर आए हैं शराब घोटाले के आरोप में, तो अरविंद केजरीवाल को डर सता रहा था कि इस बार वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उन्हें सेफ सीट पर शिफ्ट कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल अपने लिए भी एक सेफ सीट की तलाश में है। खुद भी वो इस बार नई दिल्ली से मैदान में उतरेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार वो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी मैदान में उतार सकते हैं। और मजेदार यह है कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में तो हर गली मोहल्ले में पद यात्रा की, लेकिन अपने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वो एक बार भी नहीं गए हैं। वहां पर उनकी पत्नी और उनकी बेटी को लोग देख सकते हैं, वो गुपचुप तरीके से वहां जो बस्तियां हैं वहां पर जाती हैं कन्वेंसिंग करने के लिए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल को हार का कितना डर सता रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो कांग्रेस को अपने साथ लेकर चलने को तैयार नहीं है। और ऐसा वो करें तो क्यों करें, कांग्रेस से ही तो उन्होंने सत्ता छीनी थी। 15 साल तक दिल्ली पर कांग्रेस का ही राज था। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उन पर तमाम तरह के आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल ने उनके वोट बैंक पर डाका डाला था। मुस्लिम वोट बैंक को अरविंद केजरीवाल ने अपने पाले में कर लिया था। 2015 में अरविंद केजरीवाल को 77% मुस्लिम वोट मिले थे और 2020 में 83% मुस्लिम वोट अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिले थे। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की जीत में सबसे बड़ा योगदान दिल्ली के मुस्लिम वोटरों का है। और अब वही मुस्लिम वोटर अरविंद केजरीवाल के सामने सामने दूसरे पाले में जा रहे हैं। और फिर कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल को टारगेट करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि जब शीला दीक्षित की सरकार थी और दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था और उसके बाद जब भी 2-3 रेप केस दिल्ली में हो जाते थे, तो अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित से इस्तीफा मांगते थे। उनको दिल्ली की सबसे कमजोर सीएम कहते थे। तो अब जब दिल्ली में आपराधिक घटनाओं के लिए अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार को टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसे में वो अपनी मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? क्यों नहीं वो आतिशी मारलेना से कहते कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर वो जिम्मेदार है? अब भी तो उनको सीएम से ही सवाल पूछना चाहिए, लेकिन वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हैं और ये कहते हैं कि पुलिस तो उनके अधीन नहीं है। तो ये बात अरविंद केजरीवाल को क्या शीला दीक्षित के राज में समझ में नहीं आती थी? उस वक्त भी तो दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन थी। तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार को टारगेट क्यों नहीं करते थे? तब वो शीला दीक्षित से सवाल जवाब करते थे दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर। लेकिन अब वो अपनी मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना से कोई सवाल नहीं करते हैं। और फिर अरविंद केजरीवाल की परेशानी की एक वजह यह भी है कि बुधवार को एलजी सक्सेना के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने कालिंदी कुंज इलाके समेत कई इलाकों में छापे मारे।
वहां पर जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं, उनके कागज चेक किए गए, पहचान पत्र चेक किए गए, आधार कार्ड चेक किए गए। और दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कहा है कि इन लोगों के फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर आई कार्ड बनाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जैसे ही ये कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के बाकी नेताओं के साथ चुनाव आयोग पहुंच गए। वहां पर अरविंद केजरीवाल ने 3000 पन्नों का एक दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंपा है। अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी एक बड़ी साजिश रच रही है, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों के, एससी लोगों के, दलित लोगों के, पूर्वांचलियों के वोट कटवा रही है। और ये सारे के सारे वोटर जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब किए जा रहे हैं, वो कायदे से आम आदमी पार्टी के वोटर हैं। शाहदरा के मामले को यहां पर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के एक पदाधिकारी ने 11,008 वोट अकेले शाहदरा से कटवा दिए और गुपचुप तरीके से चुनाव आयोग ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया। उनका कहना है कि बहुत सारे क्षेत्रों से बीजेपी के पदाधिकारी चुनाव आयोग को इस तरह की एप्लीकेशंस दे रहे हैं, जिससे उस इलाके के वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और उन्हें फर्जी बताया जा रहा है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो महाराष्ट्र में ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, इसको लेकर इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियों के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। मंगलवार देर शाम उन्होंने शरद पवार के साथ इसी मुद्दे पर बैठक की थी और बुधवार को खुद चुनाव आयोग पहुंच गए कि दिल्ली में वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से गायब किया जा रहा है और चुनाव आयोग भी बीजेपी का साथ दे रहा है। आप सोचिए, 3000 पन्नों का दस्तावेज अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग को सौंपते हैं, उसी चुनाव आयोग को जिस पर अरविंद केजरीवाल ईवीएम में धांधली का आरोप लगाते रहे हैं, और अब वो उन्हीं की शरण में चले गए हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल दरअसल अंदर खाने बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं जहां पर एक कमरे के घर में 28-28 लोगों के वोट बने हुए हैं। कई जगहों पर वोटर के नाम के साथ जो एड्रेस लिखा गया है वो एड्रेस है ही नहीं। और इस तरीके से दिल्ली में हजारों की तादाद में फर्जी वोट बैंक तैयार किया गया है और माना यही जा रहा है कि इसी फर्जी वोट बैंक के सहारे अरविंद केजरीवाल 2015 और 2020 में 68 और 62 सीटें जीतकर दिल्ली विधानसभा में बैठे थे। तो अब अपने आप को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने उल्टा दाव खेलना शुरू कर दिया है। लेकिन चुनाव आयोग वेरिफिकेशन के साथ ही सारी कार्रवाई कर रहा है। चुनाव आयोग की टीमें जब किसी इलाके से उनको शिकायत मिलती है तो बाकायदा वो टीमें उस इलाके में जाती हैं, पूरा अता पता जो उसमें लिखा होता है उसको वेरीफाई करती हैं। उसके बाद उस वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाता है। ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो अरविंद केजरीवाल को भी पता है। तो समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है। उनको एक तरफ से चुनौती नहीं मिल रही है, चौतरफा चुनौती मिल रही है। जो भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी पर हैं, उनको लेकर अरविंद केजरीवाल कहां जाएंगे? वो दिल्ली के लोगों को और ऑटो चालकों को जो रेवड़ियां बांटते फिर रहे हैं, उन रेवड़ियों की आड़ में उनका भ्रष्टाचार छिपेगा नहीं। बीजेपी बहुत फ्रंट फुट पर अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठा रही है। अरविंद केजरीवाल के शीश महल में क्या क्या सुख सुविधाओं का मजा अरविंद केजरीवाल ले रहे थे, उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। तो किस किस का मुकाबला करेंगे अरविंद केजरीवाल? शीश महल जो 55 करोड़ का बना था, जिसमें करोड़ों का सामान रखा था, उस पर अरविंद केजरीवाल क्या सफाई देंगे? शराब घोटाले पर अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे? ये जो मुफ्त की रेवड़ियां अरविंद केजरीवाल बांट रहे हैं, दरअसल ये सब कुछ वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि दिल्ली की जनता जो दर्जन भर घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप अरविंद केजरीवाल सरकार पर लगे थे, उनके बारे में उनसे एक सवाल ना पूछे। अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। 70 में से 31 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया है। जब बाकी बचे हुए उम्मीदवारों का ऐलान अरविंद केजरीवाल करेंगे, तब देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल की तानाशाही के खिलाफ जो गुस्सा पनप रहा है वो क्या रूप लेता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं
तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो और वंदे मातरम।